गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आप सबों का हार्दिक स्वागत है यूट्यूब चैनल में, जहां पर आपको फ्री एंड फेयर एजुकेशन सप्लाई किया जा रहा है। अलग अलग विषयों के सारांश को प्रस्तुत करने की बेहतरीन कोशिश जारी है। माई सेल्फ रंजित एंड यू आर वॉचिंग important videos which is very helpful for upcoming competitive examination. It may be UPSC prelims or other PCS competitive examination, but don't worry, it would be in Hindi. जी हाँ, यह हिंदी में होगा और आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके आने वाले जो प्रतियोगी परीक्षा हैं उनके लिए बेहतरीन सोर्स हो सकता है। लिसनिंग बट केयरफुल्ली, ध्यान पूर्वक सुनना होगा इसके लिए। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है इतिहास से जुड़ा हुआ है। 1905 के बाद जो भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन का जो चरम था, 1919 तक आखिर क्या कुछ हुआ, कौन कौन से महान नेताओं की भूमिका, सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई मस्ट से, इफ यू लव दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। देखिए, अतिवादी या उग्र राष्ट्रवादी युग, जिसको 1905 से 1919 के दरमियान हम लोग समझ सकते हैं। बाकी आखिर क्या कारण था कि अतिवादी राष्ट्रवादिता का उदय क्यों हुआ, उत्पत्ति के कारण क्या रहे होंगे। देखिए, तो सबसे पहले जो 1885 से 1905 का जो दरमियान था, उसमें था प्रेयर, प्रार्थना, भिक्षा और एक तरह से निवेदन, प्रार्थना करना, पूजा करना, थूक के चाटना, नम्र निवेदन करना, चापलूसी करना, चमचागिरी करना। ये जो गंदे गंदे जो वर्ड्स मैंने इस्तेमाल किए हैं, जो शब्द मैंने इस्तेमाल किए हैं, उसके लिए माफी। लेकिन आपको शुरुआती दरमियान, जब आपने 1885 से 1905 के भारत राष्ट्र आंदोलन के जो प्रमुख जो प्रणेता थे, वो बुद्धिजीवी थे, वकील थे, पढ़े लिखे थे, विद्वान थे। उनका जनमानस से एक तरह से जो मोह भंग होता है वो टूट चुका था। वो उनसे जुड़े नहीं हुए थे, वो मास लीडर नहीं बन चुके थे। दयानंद सरस्वती हो, चाहे दादा भाई नौरोजी हो, दिनसा वाचा हो, ए हुम हो, ये जो भारतीय राष्ट्र आंदोलन के शुरुआती जो दरमियान में जो प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे, इनका जो कदम था वो कुछ धीमा धीमा था, फूक फूक कर था, संवैधानिक दृष्टिकोण के साथ था, शांतिपूर्वक था। इन्होंने अंग्रेजों को भारतीयों को समझने का मौका दिया कि ये भारत को समझे, भारत में हो रही जो दमनकारी नीतियां हैं, शोषणकारी प्रवृत्तियां हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से भारत को कंकाल जो बनाया जा रहा था, आर्थिक दृष्टिकोण से साम्राज्यवादियों का जो विरोध हो रहा था, संवैधानिक शक्तियों की जो मांग हो रही थी, अधिकारों की जो मांग हो रही थी, इनके प्रयास लगभग ठीक थे, लेकिन पर्याप्त नहीं थे। इन्हीं पर्याप्त आपूर्ति को पूरा करने के लिए 1885 से 1905 के दरमियान के बाद जो क्रांतिकारी, जो उग्रवादी प्रवृत्ति के जो हमारे देश के राष्ट्रभक्त पैदा हुए, उन्होंने राजनीतिक रूप से भारत को एकत्रित कर दिया था। जागृत हो चुके थे भारत। ये भारत जो था, अब 1905 का जो भारत था, वो समझ चुका था कि जो आर्थिक दुष्परिणाम है, जो अकाल है, जो सूखा है, ये किसी प्राकृतिक का प्रकोप नहीं है, ये अंग्रेजों की नीतियां हैं, जिन्होंने भारत को एक सूखे, अकाल, भुखमरी, आर्थिक समस्या से जकड़ा दिया है। और 1900 से ईस्वी के बीच में लगातार कई ऐसे शिक्षित युवा वर्ग जो थे, वो लगातार जनमानस को समझने में, वैधानिक दृष्टिकोण को समझाने में अंग्रेज से विफल रहे। परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों की जो दमनकारी नीतियां थी, आत्मसम्मान में वृद्धि हो रही थी, राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार हुआ था, इसे रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। तिलक जैसे महान नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में बंद किया जाता, नजरबंद जैसे कानून। उसके बाद आज जो आप सुनते होंगे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्टिविटीज हो, या NIA एक्ट हो, या आपको सेक्शन IPC की सेक्शन 124A, जिसको हम लोग राष्ट्रद्रोह कहते हैं, उसका बहुत भरपूर उपयोग किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये सारी पृष्ठभूमियां तैयार हो रही थी कि अब तो बंदूक उठाना ही पड़ेगा, अब तो खूंखार होना ही पड़ेगा। तो तत्कालीन परिस्थितियां भी कहीं ना कहीं सहयोग कर रही थी, जैसे कि भारतीयों को स्वराज प्राप्त करने के लिए जो मनोबल मिल रहा था, जैसे कि 1905 में जापान के द्वारा रूस को पराजित कर दिया जाता है। उसी तरह 1896 में इथोपिया द्वारा इटली की पराजय कर दी जाती है। ये जो यूरोपीय राष्ट्र थे वो लगातार हार रहे थे। मतलब यूरोप का जो सूरज था वो ढल रहा था,
तो भारतीयों में विश्वास जग रहा था कि ये इनके अंदर जो गुण है, मतलब ये सोच रहे थे कि हमें कोई हरा नहीं सकता है, और पराजय की जो एक तरह से जो टोपी जो ओढ़ के रखे थे अंग्रेजों ने, उनको तोड़ने का वक्त तो आ चुका था और भारतीय तैयार थे। तो मैं अब बताने जा रहा हूं कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो 1905 में भारत का विभाजन नहीं बल्कि बंगाल का विभाजन जो किया जा रहा था, इसने भी कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्र आंदोलन में एक तरह से आग फूंक दी थी, चिंगारी उत्पन्न कर दी थी। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक है बंगाल का विभाजन। जी हाँ, तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रांत था। इसमें पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के अतिरिक्त उड़ीसा और बिहार भी शामिल थे। तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन, जो कि 1899 से 1905 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में सुशोभित होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, भारत राष्ट्र के उभार को समाप्त करने के लिए, जो राष्ट्रीयता जो अपने चरम सीमा पर प्रबल हो रही थी, उसको संतुलित करने के लिए, उसको दबाने के लिए बंगाल का विभाजन इनके दिमाग में खुरपात पैदा हुआ और 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा कर दी गई। 19 जुलाई 1905 को पहली बार बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर मुस्लिम बहुल प्रांत बना दिया गया और इसकी राजधानी घोषित कर दी गई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है। कलकत्ता के टाउन हॉल्स में स्वदेशी आंदोलन शुरू होने वाला है। ऐतिहासिक बहिष्कार हम लोग पारित करने वाले हैं। विभाजन के फलस्वरूप पूरे देश में शोक की लहर फैल उठी थी। 16 अक्टूबर 1905 पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। बंगाल विभाजन के विरोध में लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ समान का विरोध कर रहे थे। यह प्रण लिया था कि ब्रिटेन के द्वारा उत्पादित किसी भी वस्तु का ना तो खरीद करेंगे, ना ही उसका इस्तेमाल करेंगे। स्वदेशी को बढ़ावा देंगे, स्वदेशी, सब कुछ स्वदेशी होगा। भारत का राजनीतिक परिदृश्य ही बदल दिया गया था। तिलक ने बंबई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब में, सैयद हैदर रजा अली ने दिल्ली में और चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का बीड़ा उठा लिया था। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को जन साधारण तक पहुंचाने के लिए अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की जाती है। स्वदेश बांधव समिति अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा स्थापित की जाती है। आत्मनिर्भरता और राष्ट्र शिक्षा को बल देने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की जाती है और प्रधानाचार्य इसको बनाया जाता है अरविंद घोष को। बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन विभाजन के विरुद्ध एक विशाल जनमत संग्रह हो चुका था। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार को विवश होना पड़ा। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। ओके, नेक्स्ट है कांग्रेस और कलकत्ता का अधिवेशन। देखिए, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर एक जबरदस्त मतभेद हो गया था। हालांकि दादाभाई नौरोजी के अध्यक्ष बन जाने से ये टकराव कुछ समय के लिए तो टल जरूर गया। इसी अधिवेशन में स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्र शिक्षा, आत्मसम्मान, स्वशासन जो संबंधित विषय थे उनको उठाया गया, प्रस्ताव पारित किया गया। पहली बार दादा भाई नौरोजी ने 1906 में स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन ये जो मामला था ठंडा नहीं पड़ा था और 1907 में सूरत स्प्लिट हो जाता है। गरम दल और नरम दल विभाजित हो जाते हैं। कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पद को जो लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था वो सूरत में आखिर उग्र रूप धारण कर लेता है और इसके बाद गरम दल का नेतृत्व करने वाले तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल इससे अलग हो जाते हैं। पुनः 1916 में इनको एकत्र कर लिया जाता है और फिर नरम दल के जो गोपाल कृष्ण गोखले उनका नेतृत्व किया जाता है। होम रूल लीग आंदोलन जो कि 1916 से 1917 के दरमियान चला, इसके समय ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना इनका एक प्रमुख उद्देश्य था होम रूल का। कांग्रेस के द्वारा अनुमति न मिलने पर 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और 25 दिसंबर 1916 को श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाता है। तिलक ने बेलगांव में होम रूलिंग आंदोलन चलाया। इसका प्रभाव जो क्षेत्र था वो कर्नाटक था, महाराष्ट्र था, हालांकि बंबई छोड़ दिया जाएगा, मध्य प्रांत था और बरार तक फैला हुआ था। तिलक ने मई 1917 में नासिक में लीग की पहली वर्षगांठ मनाई। तिलक ने अपने पत्र मराठा और केसरी के माध्यम से स्वशासन का जबरदस्त प्रचार प्रसार किया। एनी बेसेंट लीग के प्रमुख सहयोगी जैसे जमुना दास थे, द्वारिका दास, शंकर लाल बैंकर, इंदुलाल यागिक, ये सब
एनी बेसेंट के होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े हुए थे। एनी बेसेंट के लीग का प्रभाव तिलक के प्रभाव क्षेत्र को छोड़कर समस्त भारत में था। मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेता भी होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े हुए थे। सुब्रमण्यम अय्यर इसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिए थे, क्योंकि हुआ क्या था कि एनी बेसेंट के बीच कुछ मतभेद हो गया था। उसके बाद आता है अगस्त प्रस्ताव या घोषणा 1917। देखिए, भारतीय जो सचिव थे वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की कॉमन्स सभा में एक प्रस्ताव रखते हैं, जिसमें भारत में प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को अधिक से अधिक रिप्रेजेंटेशन देने की बात की गई थी। हालांकि नवंबर 1917 में मॉन्टेग्यू भारत आए और उन्होंने यहां तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड से व्यापक विचार विमर्श किया और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट को जारी किया। ओके, तो फाइनली वी डिस्कस्ड किस प्रकार से उदारवादी के बाद उग्रवादियों ने अपना कदम उठाया, और अगले वीडियो में मैं क्रांतिकारी और आतंकवादी आंदोलन का जिक्र करूंगा। बने रहिए इस वीडियो में, आगे इस वीडियो को सीरीज जारी रहेगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।